तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं हो तो आदत डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती हैं। भाई साहब देखिए, आप सब कोई 10th क्लास बोर्ड बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, तभी जाहिर सी बात है कि ये वीडियो देख रहे हैं, नहीं तो फिर क्यों देखते हैं। 10th क्लास का आप तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, और आप हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर अभी तक तो ज़रूर पढ़े होंगे। तो आप क्या पढ़े हैं, क्या नहीं पढ़े हैं, इसका पता कैसे चलेगा, इसका मूल्यांकन कैसे होगा? तो चलिए मेरे साथ मिल करके आप अपना मूल्यांकन कीजिए और मेरे इस क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। और देखिए आप खुद के एबिलिटी को पहचानिए और खुद देखिए आप पढ़ाई कितना किए हुए हैं और कहाँ तक आप पढ़े हुए हैं, क्या आप पढ़े हुए हैं, क्या कॉन्सेप्ट समझे हुए हैं। ठीक है ना? इन सारी चीज़ों का मूल्यांकन कीजिए मेरे साथ और खुद से देखिए कि आप वास्तव में पढ़ रहे हैं कि फिर आप भी जा रहे हैं, कोचिंग आ रहे हैं और समझ रहे हैं ना, लाल पियर कर रहे हैं आप भी, समझे नहीं? तो चलिए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल और आपके हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का मिल के करते हैं पोस्टमार्टम। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए सबसे पहला और सबसे अहम बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है भाई साहब, हम लोग ये जो चैप्टर शुरू करेंगे माँ सरस्वती जी का नाम लेकर हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं। पहले भाई साहब हम अपने एक ये जो ड्राइंग है हम अपना कुछ कम कर लूँ, मैं पतला सा कर लूँ, इसमें मैं कर लूँगा, ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा समझ भी आएगा। ठीक है, अब चलो देखिए सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि इतिहास वर्ग 10 पार्ट 1 यूरोप में राष्ट्रवाद नेशनलिज्म इन यूरोप। भाई साहब देखिए, आप कहीं भी पढ़े होंगे, कुछ भी पढ़े होंगे, कहीं भी पढ़ रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे। देखिए आपके एग्जाम में जैसा कि आप जानते हैं 50% आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव हो गया है। आपका ऑब्जेक्टिव याद करना बहुत ही जरूरी है। अगर ऑब्जेक्टिव आप सही कर लेते हैं, टोटल 50% में 50% आप ला लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका प्रत्येक सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन मार्क कोई नहीं रुक सकता है। 75% प्लस आपका कोई नहीं रोक सकता है आपका नंबर आने से, कुछ नहीं। आपका बस यही एक आपको मोटो रखना है कि आपका ऑब्जेक्टिव टोटल क्लियर होना चाहिए और उसके साथ साथ सब्जेक्टिव भी क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए और जाकर धड़धड़ा दिए और पूरा मार के चले आए और सब्जेक्टिव पूरा छोड़ दिया, मेरा तो बवाल, और या फिर सब्जेक्टिव थोड़ा मोड़ा लिखे चले आए। ऐसे नहीं होता भाई साहब, ठीक है ना? पढ़ना होगा, ठीक है ना, और दोनों की तैयारी अच्छे से करना होगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ऐसा जो पार्ट है आपके एग्जाम में, उसमें से आपका एक नंबर भी नहीं कटता है। आप सब्जेक्टिव में कितना अच्छा से लिखेंगे, टीचर जो होता है, एग्जामिनर जो होता है, आपका नंबर थोड़ा बहुत काट ही लेता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव जो होता है ना भाई साहब, एकदम से रामबाण होता है आपके नंबर को बढ़ाने के लिए। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है आपको कि आप अपने प्रत्येक चैप्टर का आप ऑब्जेक्टिव यहाँ पर तैयार कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव आप यहाँ पर सही कर लीजिए। सबसे पहले भाई साहब मेरा जो है बैटरी लो दिखा रहा है, इसलिए पहले मैं इसको चार्ज में जोड़ देता हूँ और उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक पर और हम अपने रास्ते पर चलते हैं और आप अपना मूल्यांकन कीजिए, हम अपना काम करते हैं। तो चलिए पहले अपने बैटरी को जोड़ दिया। मैंने अपना तो लैपटॉप आपको चार्जर से जोड़ लिया, अब कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, किसी भी तरह कोई बाधा उत्पन्न होने वाला नहीं है। तो चलिए दोनों मिल के मचाते हैं बवाल इस इतिहास के सवाल का, ठीक है ना? देखिए करेक्ट, राष्ट्रवाद की कल्पना किस, यहाँ फ्रांसीसी भाई साहब, देखिए हिंदी टाइपिंग है, मेरा छोटा भाई टाइपिंग किया हुआ है, हमने कॉपी में लिख के दिया हुआ था। छोटा छोटा कहीं पे मिस्टेक होगा, इसके बाद नहीं होगा क्योंकि हम इसको थोड़ा सा चेकआउट नहीं किए हुए थे, ठीक है ना? इसके बाद टोटल हम सही कर देंगे, ठीक है ना? इसमें थोड़ा सा आप हर्षई दीर्घई थोड़ा सा या फिर कुछ पॉइंट वगैरह छूटा होगा तो कंसिडर नहीं करना है यार, 8 क्लास का बच्चा अभी कर दिया, ठीक है ना? चलो पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है ना? राष्ट्रवाद की कल्पना किस फ्रांसीसी कलाकार ने चित्र के माध्यम से किया था? याद कीजिए, फ्रेडरिक सरियो फ्रांस का जो कलाकार था, फ्रांस का जो आर्टिस्ट था, उसने 4 मतलब चित्रों का एक समूह, एक जो है एक तरह से ग्रुप जो है तैयार किया हुआ था, ठीक है ना? इसलिए फ्रेडरिक सरियो इसका आंसर होगा। लेकिन पूछेगा कि राष्ट्रवाद की कल्पना अर्थात राष्ट्रवाद की जो परिभाषा है धर्म के आधार पर किसने दिया था? तो धर्म का नाम अर्नेस्ट रेनन दिया था, धर्म के आधार पर, ठीक है ना? उसने बताया हुआ था देश जो होता है ना, एकता का एक विशाल समूह होता है। बात समझे कि नहीं? वो एकता, और एकता जो होता है किस रूप में बंधा होता है? धर्म के रूप में बंधा होता है। धर्म से जुड़े हुए लोगों का जो होता है एकता होता है और उनका एक विशाल समूह होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं भाई साहब, ठीक है ना? अब यहाँ पर बात समझ आती है। दूसरा क्या करेगा? यूरोप, अरे यार इतना छोटा छोटा गलती कौन करता है मेरा। यूरोप में राष्ट्रवाद का जनक किस क्रांति को कहा जाता है? यूरोप में राष्ट्रवाद का जनक किस क्रांति को कहा जाता है? यूरोप में राष्ट्रवाद की जनक भाई साहब फ्रांस की क्रांति को कहा जाता है। लेकिन कहेगा यूरोप में राष्ट्रवाद का जनक के पिता
अर्थात जनक, जनक के पिता क्या होता है यार? यूरोप में राष्ट्रवाद का जनक जो होता है किस व्यक्ति को माना जाता है? राष्ट्रवाद का जनक किसको माना जाता है? तो भाई साहब नेपोलियन। नेपोलियन, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, नेपोलियन, नेपोलियन बोनापार्ट, सन ऑफ कार्लो बोनापार्ट। बात समझिए कि नहीं? कार्लो बोनापार्ट का जो पुत्र था नेपोलियन बोनापार्ट, जिसको लिटिल कारपोल भी कहा जाता है क्योंकि साइज में वो बहुत छोटा था। समझे कि नहीं? यहां पर समझ आया? दूसरा करा, फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? 14 अगस्त। अरे यार 14 जुलाई को नहीं हुआ था, 4 जुलाई। यहाँ 14 जुलाई, 4 जुलाई को किसका हुआ था? अमेरिकी क्रांति हुआ था, ठीक है ना। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ था, इसलिए फ्रांस में हमेशा 14 जुलाई को क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट करा क्या? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व किस क्रांति की देन है? देखिए ये फ्रांस की क्रांति की देन है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस क्रांति की देन है? तो फ्रांस की क्रांति की। दुनिया में स्वतंत्रता अर्थात स्वतंत्रता मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीनों जो शब्द है ये फ्रांस की क्रांति में पूरी मजबूत तरीका से यूज किया गया था और पूरे वर्ल्ड में इसके कॉन्सेप्ट को क्या किया गया था? ग्लोरीफाई किया गया था, फैलाया गया था, ठीक है ना। अब आगे कह रहा है क्या? मार्सिले कहाँ का राष्ट्रगान है? देखिए मार्सिले भाई साहब, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ। मार्सिले कहाँ का राष्ट्रगान है? मार्सिले भाई साहब फ्रांस का राष्ट्रगान है। इस राष्ट्रीय गान को जो है ना 1792 ईस्वी में प्रथम बार फ्रांस की जनता और वहाँ की जो है स्वयं सेवक, दैट मीन्स वहाँ की जनता और सैनिकों के द्वारा फर्स्ट बार गाया गया था। अर्थात वहाँ के सैनिकों द्वारा फर्स्ट बार जो गाना गाया गया था मार्सिले जगह पे, उसको कहा गया मार्सिले, जो बाद में जाकर के फ्रांस का राष्ट्रीय गान बन गया, राष्ट्रगान बन गया, ठीक है ना। हमारे यहाँ का राष्ट्रगान जैसे जन गण मन है, ठीक है ना, उसी तरह वहाँ का राष्ट्रगान क्या है आपका? यहाँ पर फ्रांस का मार्सिले है, ठीक है ना। करें कि फ्रांस में नेपोलियन किस शासन का अंत कर प्रथम कौंसल बन गया? देखिए फ्रांस में नेपोलियन 1799 ईस्वी में कौंसल बन जाता है, जीवन भर के लिए कौंसल। यानी वो जो समाप्त किया था, डायरेक्टरी रूल को समाप्त किया था। डायरेक्टरी रूल जो था ना 1795 से 1799 ईस्वी तक चला हुआ था, ठीक है ना। 94-95 में लागू हुआ था और 99 तक चला था। जब नेपोलियन जो था ना बाहर के देशों में लड़ रहा था, बाद में उसको पता चला कि देश में बहुत गड़बड़ चल रहा है, ठीक है ना, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता चल रहा है, तो उसने क्या किया? कहाँ पे आ गया? फ्रांस में आ गया और राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठा करके उसे तख्ता पलट कर दिया, सैनिक तख्ता पलट कर दिया और खुद क्या बन गया? वहां का कौंसल बन गया। कौंसल जो होता था 3 लोगों का एक ग्रुप होता था भारत मतलब फ्रांस में शासन चलाने के लिए, और डायरेक्टरीशिप जो होता था वो 5 लोगों का ग्रुप होता था। मतलब कोई भी निर्णय लेना है तो 5 लोगों के राय से, काउंसिल में कोई भी निर्णय लेना है तो 3 लोगों के राय से। लेकिन सबसे जो उच्च काउंसिल होता है, उसको प्रथम काउंसिल कहा जाता था बेसिकली, ठीक है ना। सबसे उच्च जो काउंसिल होता था वो उसका बात ज़्यादा कंसीडर किया जाता था, ज़्यादा वैल्यू दिया जाता था, जो नेपोलियन बन गया था, ठीक है ना। तो पूछेगा क्वेश्चन, नेपोलियन जीवन भर के लिए काउंसिल कब बना? नेपोलियन प्रथम काउंसिल कब बना? 1799। जीवन भर के लिए काउंसिल कब बना? तो यहाँ पर 1802 ईस्वी में, ठीक है ना। और आगे चलिए और दिखाते हैं कि वो राजा कब बना, सम्राट कब बना, सब अभी बता देंगे तो फिर आगे वाला क्वेश्चन में मजा ही नहीं आएगा, समझ गया ना। चलिए करा क्या? फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? देखिए फ्रांस में नेपोलियन संहिता 1804 में लागू किया था, जिसे नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है, ठीक है ना, सिविल संहिता भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए नेपोलियनिक संहिता, ये जो था संहिता क्या था? देखिए फ्रांस में क्या हुआ, ये 1799 ईस्वी में जीवन भर के लिए क्या मतलब कि काउंसिल बन गया कौन? फ्रांस का काउंसिल बन गया कौन? नेपोलियन, ठीक है ना, नेपोलियन बोनापार्ट। जैसे ही काउंसिल बनता ना तो उसको जो नेपोलियन था ना वो हमेशा चाहता था स्वतंत्र रहे, चाहे वो निर्णय लेने की बात हो, चाहे कहीं पर भी किसी भी तरह की बवाल भी मचाने में सबसे आगे रहता था। बात समझे कि नहीं? नेपोलियन का जितना ही मजाक उड़ाया जाता उतना ही खतरनाक शासक बन के उभरा, ठीक है ना। और नेपोलियन में यूरोप में राष्ट्रवाद का जनक के रूप में जाना जाता है, राष्ट्रवाद के राजदूत के रूप में जाना जाता है। बात समझे कि नहीं? देखिए एक्चुअली क्या हुआ था यहाँ पर 1799 ईस्वी में जैसे ही काउंसिल बना ना तो वो 3 लोगों का काउंसिल बना था। वो हमेशा चाहता था कि अकेले बन जाए हम खुद से, ये बेकार है 3 लोगों से राय विचार लेकर किसी तरह का निर्णय लेना, डिसीजन देना, रूल बनाना, पॉलिसी बनाना, ठीक है ना। उसने क्या किया भाई साहब? 1804 मात्र 5 साल के बाद 1804 में क्या किया? एक अपना एक संविधान तैयार किया जिसको नाम दिया नेपोलियनिक कोड, नेपोलियनिक मतलब नेपोलियन संहिता, ठीक है ना। ये जो है नेपोलियन संहिता तैयार किया, जिसमें वो क्या किया था? फ्रांस में जितने भी पुरानी व्यवस्था थी, लोगों को विशेषाधिकार था, जितने भी गड़बड़ मतलब कि जितने भी प्रशासनिक व्यवस्था था, माप तौल की विधि थी, सारी सिस्टम को सुधारा, ठीक है ना, और सारी सिस्टम को स्टैंडर्ड बनाया और सभी लोगों को अधिकार दिया, ठीक है ना। जितने भी जमींदार थे उनसे जमीन लेकर गरीब लोगों में बांट दिया, लोग पूरा खुश,
एकदम मस्त हो गया, वाह वाह, नेपोलियन का जय, नेपोलियन का जय होने लगा। नेपोलियन बोला यही समय है अपना यहाँ पर क्या लेने का, बदला लेने का, ठीक है ना। वो क्या बोला है कि भाई साहब देखिए, हम आप लोगों के लिए इतना कर रहे हैं, अब आप लोग हमको क्या बना दीजिए, फ्रांस का राजा बना दीजिए, फ्रांस का सम्राट बना दीजिए। उसी समय वो अपने आप को क्या किया, फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। सारे लोग तो नेपोलियनी कोड को लेकर खुश थे और ये राजा बन गया। दोनों तरफ किसी तरह से इसको विरोध, मतलब इसका विरोध नहीं हुआ और खुद राजा भी बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या रहेगा, नेपोलियन फ्रांस का राजा किस वर्ष बना, तो 1804 में। फिर कह रहा है कि जर्मनी राइन संघ, देखिए जर्मन राइन राज्य संघ होता है, जर्मन राइन राज्य संघ, ठीक है ना। यहाँ पर याद रखिएगा जर्मन राइन राज्य संघ का स्थापना देखिए नेपोलियन ने किया था 1826 ईस्वी में। आपको तो पता है कि जर्मनी जो था 300 छोटे बड़े राज्य में विभाजित था, लेकिन नेपोलियन क्या किया कि इस पूरे 300 छोटे बड़े राज्यों को क्या किया, मात्र 39 जो है ना राज्यों में उसको बटोर करके कर दिया, उसका एकीकरण कर दिया। उसी का नाम रखा जर्मन राइन राज्य संघ, ठीक है ना। जर्मन राइन राज्य संघ क्या था, तो ये 300 छोटे बड़े राज्यों को एकीकृत करके नेपोलियन ने पूरे जर्मनी को मात्र 39 राज्यों में क्या किया, संगठित किया। इसको ही कहा गया जर्मन राइन राज्य संघ। कब किया, 1826 ईस्वी में। किसने किया, नेपोलियन ने किया। करा क्या, मैस्यार नहीं होता, मैग्यार भाषा, यानी ऐसे मैग्यार भाषा मैग्यार कहाँ की भाषा थी, मतलब मैग्यार भाषा का संबंध किस देश से था, तो आप याद रखिएगा इसका हंगरी के था। हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट, ठीक है ना। जर्मनी का राजधानी कहाँ पे था, जर्मनी का राजधानी बर्लिन, ठीक है ना। और रूस का राजधानी मास्को, ठीक है ना। और फ्रांस का राजधानी पेरिस। ये सब याद रखिएगा, सब इसी में आएगा। इटली का राजधानी रोम, ठीक है ना। ये सब आपको पढ़ना है आगे, जब सब धीरे धीरे आपको पढ़ाते चलेंगे, ठीक है ना। ये ऊपर करना है ना यार, ऊपर जाओ भाई। हाँ, याद देखिए, फिर पूछ रहा हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट, ठीक है ना। यहाँ हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट जस्ट हमने बताया, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया का राजधानी वियना, ठीक है ना। अब देखिए करा क्या, ये मैड्रिड किसका राजधानी है, तो मैड्रिड जो है ना स्पेन का राजधानी है। लिस्बन जो है ना ये पुर्तगाल का राजधानी है। अब वियना जो है ना ये ऑस्ट्रिया का राजधानी है। ये सब याद कर लेना यार अच्छे से। मारियान का संबंध, यहाँ देखिए संबंध गलती लिख दिया है, अरे भाई काहे इसे किया है, तुम इज्जत खा जाएगा। कह रहा क्या, मारियान का संबंध किस देश से है, मारियान का संबंध किस देश से रहता है। देखिए मारियान जो थी ना, किसी भी, जैसे हमारे यहाँ के भारत माता का चित्र बना दिया गया, लोग उनको रिस्पेक्ट दिया जाने लगा, मतलब भारत का एक रिस्पेक्टेबल नारी के रूप में, मतलब कि भारत को क्या किया गया, एक साक्षात नारी के रूप में दर्शाया गया। उसी तरह फ्रांस को भी एक नारी के रूप में क्या किया गया, दर्शाया गया, ठीक है ना। उसको मारियन कहा गया, कहाँ पे, फ्रांस में, ठीक है ना। फ्रांस में जो वहाँ की देश के जो छवि था उसको एक महिला के रूप में, एक महिला का चित्र के रूप में दर्शाया गया। उनका नाम मारियन रखा गया। जैसे भारत में भारत माता रखा गया, वहाँ पर फ्रांस में मारियन रखा गया। उसी तरह जर्मनी में जो रखा हुआ था वो आपको बता दें मैं, जर्मनी में क्या रखा गया था, ब्रिटेन में तो ब्रिटेनिका रखा गया था और जर्मनी में जर्मेनिया रखा गया था, ठीक है ना। जर्मनी में जर्मेनिया रखा गया था, ब्रिटेन में ब्रिटेनिका रखा गया था, फ्रांस में मारियन रखा गया था। रूस का पता नहीं है क्या रखा गया था, मुझे सब चीज़ हम ही को पता होगा यार, ठीक है ना। अब देखो करा क्या, उदारवाद शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई थी, लीबर शब्द से हुई थी। लैटिन भाषा के लीबर शब्द, लिबर्टी यानी उदारवाद का मतलब क्या होता है, लिबरलिज्म, यानी लिबर्टी से लिबरलिज्म, लिबर्टी से लीबर से बन गया लिबर्टी, ठीक है ना। यहाँ लिबर्टी नहीं होगा, लीबर होगा। कितना लड़का सब लिबर्टी मार देगा, हट, लीबर होगा। यहाँ पर देखो ऊपर अब चलते हैं थोड़ा सा और, कह रहा है क्या, जालवे राइन किसकी संस्था थी, तो व्यापारियों की संस्था थी, जिसका स्थापना 1834 ईस्वी में प्रशा ने जर्मनी के सभी राष्ट्रों को आर्थिक रूप से जोड़ने के लिए किया गया था, ठीक है ना, जोड़ने के लिए किया था। क्वेश्चन क्या पूछेगा, जालवे राइन का स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो व्यापारियों के द्वारा। व्यापारियों का संगठन था एक, ठीक है ना, एक तरह से एक ट्रेड जो था ना, एक संगठन बनाया गया था। 1834 ईस्वी में कहाँ पर किया गया था, जर्मनी में। किसके द्वारा किया गया था, तो प्रशा के द्वारा। बात समझ आया। नेपोलियन का पतन किस वर्ष हुआ, 1815 में। 1814 में याद कीजिए वाटरलू का युद्ध हुआ था। वाटरलू के युद्ध में 4 देशों ने मिलकर नेपोलियन को बढ़िया से पीटा था, कूचा था, समझे कि नहीं, और नेपोलियन को हराया था और वहीं पर उसको एक द्वीप पर भेज दिया। 1821 ईस्वी में बेचारा का मर गया भूखे प्यासे,
ऐसा माना जाता है कि उसके पेट में कैंसर वगैरह था, इस तरह कुछ करके मर गया बेचारा, ठीक है ना। तो देखिए नेपोलियन का पतन पूछेगा तो 1815 ईस्वी में, ठीक है ना। क्यों हुआ? तो नेपोलियन का पतन हो गया वाटरलू के युद्ध में। 1814 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो एक तरफ से फ्रांस था, एक तरफ से कौन था? फ्रांस था, और दूसरा तरफ से 4 गो देश था, पर्ब PARB, पी से प्रोसा, ट्रिक याद कीजिएगा, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया ना, ये ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का राजधानी वियना, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा, आर से रूस, रसिया यानी रूस, और बी से ब्रिटेन। भाई साहब ये चारों देश ने मिल करके क्या किया? अकेले फ्रांस को कूचा था। कहाँ? वाटरलू के युद्ध में। वाटरलू कहाँ है? फ्रांस में। फ्रांस में वाटरलू किस लिए प्रसिद्ध है? तो युद्ध की, युद्ध भूमि के लिए। जैसे पानीपत की लड़ाई, पानीपत क्या है? इंडिया में युद्ध के लिए फिर सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ा गया था ना, उसी तरह वाटरलू फ्रांस में एक जगह है, युद्ध भूमि है, जहाँ पर लड़ाई बहुत ज़्यादा लड़ा गया था, ठीक है ना। कह रहा क्या? वियना कांग्रेस का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में। क्या किया? ये चारों ग्रह मिलकर पहले क्या किया? इसको मार दिया खूब बढ़िया से, नेपोलियन का कहानी खत्म कर दिया, क्योंकि नेपोलियन बड़ी तेज बन रहा था। पूरे लगभग बहुत सारे यूरोप के देशों पर कब्जा कर लिया हुआ था और वहाँ पर जाकर के बदलाव कर दिया था। सारे यूरोपियन कंट्री के अंदर में जो था ना, वहाँ का राजा महाराजा था सब ना, उसके अंदर डर बैठ गया कि जब तक नेपोलियन रहेगा हमको सही से चैन से जीने नहीं देगा। इसलिए ये चारों गोला पनाल बनाया। कौन? प्रासा, ऑस्ट्रिया, रसिया और ब्रिटेन, चारों प्लान बनाया और बढ़िया से लेकर के फ्रांस को, नेपोलियन को तक कूच दिया, ठीक है ना। और कूच करके क्या किया? फ्रांस में जितना भी फ्रांस में बदलाव किया था नेपोलियन, सबको खत्म किया और फिर से पुराना व्यवस्था लागू कर दिया। कहाँ पे? पूरे यूरोप में, जहाँ जहाँ जो नेपोलियन अपना अधिकार जमाया था, जहाँ जहाँ बदलाव किया था। बात समझ आया? क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, अच्छा से समझिए। वियना कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष? 1815 ईस्वी में। वियना की संधि किस देशों के बीच हुई थी? तो देखिए प्रोसा, ऑस्ट्रिया, रूस और ब्रिटेन। ब्रिटेन अभी जस्ट बताइए, यही ने चारों मिल के हराया था, चारों मिल के हराया। और 1815 ईस्वी में क्या किया? ऑस्ट्रिया का चांसलर तब मेटरनिक था, बोला कि पहले पार्टी किया जाए, ग्रैंड पार्टी, ठीक है ना। कहाँ पार्टी रखता है? अपना राजधानी वियना में, ठीक है ना। उसी को कहा था वियना कांग्रेस, ठीक है ना। 1815 ईस्वी में जो मिलन हुआ था, बड़का पार्टी रखाया, सम्मेलन रखाया गया, चारों गोड़ा मिल के क्या किया? एकदम पार्टी किया सब। और क्या किया? पूरे यूरोप में जहाँ जहाँ नेपोलियन बदला था वहाँ पर फिर से क्या किया? पुराना वाला शासन व्यवस्था लागू कर दिया। जैसे फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन समाप्त किया गया था, फिर 1815 ईस्वी में मेटरनिक ने बुर्बो वंश का फिर से लागू कर दिया फ्रांस और स्पेन में। बात समझ आया? ठीक है ना। अब आगे थोड़ा सा देखिए क्या करा है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। अरे यार भर तो देखें हम लोग। शासन करो और परिवर्तन नहीं होने दो, किसका मूल मंत्र था? मंत्र 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 किसका मूल मंत्र था? कह रहा था शासन करो परिवर्तन नहीं होने दो। देखिए शासन करो परिवर्तन नहीं होने दो, ये कहता था मेटरनिक। मेटरनिक बड़ा खतरनाक यार ये थी था, ये प्रधानमंत्री था, चांसलर था, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक कहता था कि शासन कीजिए लेकिन परिवर्तन नहीं होने दीजिए, जो इधर उधर कर रहा है पकड़ के कूच दीजिए, एक बार कूच दीजिएगा शांत हो जाएगा, दोबारा इधर उधर नहीं करेगा। नेपोलियन बहुत ही प्रतिक्रियावादी शासक था, ठीक है ना। वो चाहता था कि कभी भी पूरे यूरोप में बदलाव नहीं हो, जो पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था है वही लागू रहे, कि हम लोगों को फायदा होता रहेगा। जब भी परिवर्तन होगा एक देश में, उसके आस पड़ोस के देश के लोगों को भी हिंसा लग जाएगा, इंस्पायर हो जाएंगे और वो भी आंदोलन करना शुरू कर देंगे। इसलिए यूरोप के सभी देश वालों याद रखो कि शासन करो लेकिन कोई भी तुम्हारे खिलाफ में कुछ कर रहा है बढ़िया से पकड़ के कूच दो, ठीक है ना। एक बार कूच देगा फिर बढ़िया में शांत आ जाएगा, दोबारा फिर नहीं उनमुन आएगा। बात समझे कि नहीं। फिर कह रहा है कि मेटरनिक युग, यहाँ मेटरनिक ख होता है। मेटरनिक युग कब से कब तक को कहा जाता है? तो 1815 ईस्वी में तो शुरू हो गया, 1848 ईस्वी तक चला। तो 1815 से 1848 ईस्वी तक युग को मेटरनिक युग कहा जाता है। 1848 ईस्वी में फ्रांस में इतना भयंकर क्रांति हुआ, उसका देखा देखी ऑस्ट्रिया में बड़ी भयंकर क्रांति हुआ। मेटरनिक डर से क्या हो गया? भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है? मेटरनिक इंग्लैंड। और उसी समय जैसे ही भागा उसका क्या हो गया? शासन और उसका प्रभाव यूरोप से क्या हो गया? समाप्त हो गया और मेटरनिक युग भी समाप्त हो गया, ठीक है ना। फ्रांस में पुनः बुर्बो राजवंश, यहाँ बुर्बो राजवंश से बढ़िया से यहाँ पर ऐसे होगा आकार होगा। बुर्बो राजवंश का स्थापना किस वर्ष हुआ? तो फ्रांस में पुनः बुर्बो राजवंश का स्थापना 1815 ईस्वी में हुआ था। 1815 ईस्वी में हुआ था। क्यों? क्योंकि उसी समय वियना कांग्रेस हुआ और उसके बाद फ्रांस में फिर से वो शासन लागू किया गया और बुर्बो राजवंश लाया गया और लुई 18वां को क्या बनाया गया? फ्रांस का राजा बनाया गया। याद कीजिए 1815 ईस्वी के बाद फ्रांस का राजा किसको बनाया गया? लुई 18वां को। उसके पहले कौन था? आपका नेपोलियन था। नेपोलियन को हरा दिया सब मिलके। उसके बाद लुई 18वां को कौन बनाया?
मेटरनिक बनाया, ठीक है ना, सबका तो मेन गुरु वही था, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछेगा क्वेश्चन तो आप याद रखिएगा। कह रहा क्या 1815 ईस्वी में फ्रांस का राजा किसको बनाया गया, तो लुई 18वां को बनाया गया। 1830 में फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था, तो देखिए 1830 ईस्वी की क्रांति के समय याद कीजिए 27 जुलाई, 28 जुलाई और 29 जुलाई, 27, 28, 29 3 दिन भयंकर क्रांति हुआ था। कब, 1830 ईस्वी में जुलाई महीना में, ठीक है ना, इसीलिए इसको जुलाई क्रांति भी कहा जाता है 1830 ईस्वी क्रांति को। उस समय फ्रांस का जो शासक था चार्ल्स 10वां था और इसी का प्रधानमंत्री था पोलिग्नेक, जो 1830 ईस्वी में इसको प्रधानमंत्री बनाया है पोलिग्नेक हुआ। इतना गधा मतलब ये प्रधानमंत्री था, जैसे ही राजा बना, बात समझे कि नहीं, ये जैसे ही यहाँ पर राजा बनता है भाई साहब, माने राजा तो चार्ल्स 10वां था, इसका प्रधानमंत्री बना, इसने 4 गो बदलाव किया और लोग इसी पर बमक गया और आंदोलन कर दिया। ऐसे ही पोलिग्नेक चार्ल्स 10वां तो बवाल करते ही रहा था, सही से काम नहीं कर रहा था, ढंग से काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, लोग गुस्साए थे। लेकिन ये अपना प्रधानमंत्री किसको बना लिया, पोलिग्नेक को बना गया, इसका भी गुरु निकल गया चार्ल्स 10वां का। 4 गो बदलाव किया। पहला बदलाव, पूरे प्रेस पर बंद कर दिया, पूरे प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, कोई प्रेस उरेस नहीं चलाएगा। प्रेस से क्या होता था, लोग भड़काता था सब, ठीक है ना, अपनी विचारों को लोगों के सामने पहुंचाता था, लोग दार्शनिक जो भी बहुत सारी जो मीडिया को अगर बंद कर दीजिएगा तो मतलब क्या, सरकार मनमानी करने लग जाती है। और सरकार जब मनमानी कर रही है तो मतलब समझिए कि वो मीडिया पर जरूर चाहेगी कि अंकुश लगाए, ठीक है ना, नहीं तो फिर उसकी जो पोल है खुलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद दोबारा चुनाव करने के बाद कहा गया जो राइट टू वोट था, मतलब मताधिकार था, वो सभी उसको क्या किया, संकुचित कर दिया गया और फिर से लोगों को जो था आपका कुलीन वर्ग के लोगों को वर्चस्व बढ़ा दिया गया, उनके वर्चस्व को बढ़ा दिया गया। इसके वजह से क्या हो गया, फ्रांस की जनता बिल्कुल घबरा गई और बिल्कुल क्या हो गया, अच्छा आंदोलन के लिए उतारू हो गई। बात समझ आया। तो पूछेगा क्वेश्चन 1830 ईस्वी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था, चार्ल्स 10वां, इसका प्रधानमंत्री कौन था, पोलिग्नेक। क्वेश्चन पूछेगा कब बना था, तो देखिए लुई 18वां तो 1815 में बना, लेकिन 9 साल के बाद इसका मृत्यु हो गया। 1824 में लुई 18वां का मृत्यु हो गया। आया कब, 1824 में आता है कौन, अब 1824 में आता है आपका भाई साहब चार्ल्स 10वां, ठीक है ना। चार्ल्स 10वां कहता था कि मुझे इंग्लैंड के राजा की तरफ शासन करना, मतलब कि शासन मैं नहीं कर सकता हूँ, भले मैं लकड़ी काट के, लकड़ी बेच के अपना जीवन यापन कर सकता हूँ और उसमें खुश रह सकता हूँ, लेकिन हम ब्रिटेन के राजा की तरह शासन नहीं कर सकता हूँ। बात समझे कि नहीं, क्योंकि वो चाहता था हम स्वतंत्र होकर शासन करें, लेकिन यहाँ पर तो क्या किया गया था, संविधान लागू किया गया था। जब संविधान लागू करने की बात किया जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो राजा है, राजा के पावर को, राजा के शक्ति को सीमित कर दिया गया है संविधान के द्वारा, ठीक है ना, याद रखिएगा हमेशा। कह रहा है बुर्बो वंश का अंत कब हो गया, तो जैसे ही 1830 ईस्वी क्रांति हुआ, ठीक है ना, चार्ल्स 10वां भाग गया, क्योंकि पोलिग्नेक को पकड़ के दे पिटाई 29 जुलाई को पकड़ करके इतना मार मारा सा ओकरा के देख के, ये एक दिन रहा 29 जुलाई, 30 जुलाई को रहा, मतलब कि 30 जुलाई को क्या किया आपको, जो 30 जुलाई 1830 ईस्वी को चार्ल्स 10वां भाग गया इंग्लैंड, बोला बाप रे बापी जो रहेंगे तो हमरो मार मारेगा, सही सब बात समझिए, भाग गया। तो क्वेश्चन पूछेगा बुर्बो वंश का अंत कब हो गया, तो 1830 ईस्वी में बुर्बो वंश का अंत हो गया और वहीं से एक नया वंश का शुरुआत होता है, अर्लायंस वंश। अर्लायंस वंश, ये अर्लायंस वंश जो था ना, बेसिकली ये अर्लायंस वंश का राजा लुई फिलिप था। लुई फिलिप को कहाँ बनाया गया, अब उसके बाद राजा बनाया गया। कहाँ का राजा बनाया गया, कहाँ का राजा बनाया गया, फ्रांस का राजा बनाया गया। कब, 1830 ईस्वी क्रांति के बाद। इसी ने शुरू किया था स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति। स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति किसने शुरू किया था, तो लुई फिलिप ने। इसका प्रधानमंत्री का नाम था गीजो, 1840 ईस्वी में बनाया था ये गीजो को प्रधानमंत्री। बात समझ गया। कह 1848 ईस्वी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था, 1848 ईस्वी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था, लुई फिलिप। इसी को ना बकलोलवा का बना दिया गया था, बात समझे कि नहीं, ये भी वही था, पूरा लोल था, बात समझे कि नहीं। इस भी क्या किया, फ्रांस की जनता के दिमाग को समझा नहीं, क्या चाहता है समझा नहीं, लोगों के मतलब कि प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था को सुधारा नहीं और गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। ये पूरा का पूरा व्यवस्था गींज दिया, ठीक है ना, और पूरा लोग बवाल उखाड़ दिया, ठीक है ना, और मिल करके बढ़िया से बवाल मचाया। और जब बवाल मचाया तो लुई फिलिप सोचा क्या कि 1830 ईस्वी में क्या किया था, चार्ल्स 10वां भाग गया था और 1848 ईस्वी में हमू भाग जाते हैं ठीक है ना, इसको गद्दी से मजबूरी में उतरना पड़ा। इधर क्या हुआ आपको, 1848 ईस्वी में इतना भयंकर क्रांति हुआ कि ऑस्ट्रिया में भी क्रांति हो जाता है और मेटरनिक भी भाग जाता है, बात समझे कि नहीं। यूनान किस वर्ष स्वतंत्र हुआ, तो देखिए यूनान 1821 ईस्वी में स्वतंत्र नहीं हुआ था। यूनान 1821 ईस्वी में स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ था। स्वतंत्र कब हुआ था,
कब पूछ रहा था ना, तो 1832 ईस्वी। यूनान किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? 1832 ईस्वी। किस संधि के तहत? तो कुस्तुनतुनिया के संधि, कुस्तुनतुनिया के संधि, कुस्तुनतुनिया के संधि के तहत जो था ना 1832 ईस्वी में यूनान स्वतंत्र हो गया। पूछेगा यूनानी स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था? 1821 ईस्वी में, ठीक है ना। 1821 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, लेकिन यूनान कमजोर पड़ रहा था। यूनान पर तुर्की का, ऑटोमन साम्राज्य का शासन था, ठीक है ना। लेकिन जब यूनान में स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ ना, तो तुर्की वाला इतना भयंकर मार मारा था यूनान वाला सबको। 1822 में लगभग 23 से 24 हज़ार 22 हज़ार जो है ना यूनानियों को पकड़ के काट दिया था सब, ठीक है ना। जब इतना भयंकर नरसंहार हुआ ना, तो यहाँ से जो था इंग्लैंड था, आपका रूस था, फ्रांस था, ये सब देख कर कहा अरे भाई ये तो हमारा यूनान को पकड़ के काट रहा है, हम लोग कुछ नहीं बोल रहा है। आपको याद होगा कि आपको यूनान जो है ना पूरी यूरोपीय सभ्यता का पालना था। यूरोप के ज्ञान विज्ञान और जो सभ्यता जो संस्कृति रहा ना, पूरे यूरोप के लिए जो था, मतलब यूनान का ज्ञान विज्ञान और वहाँ का जो संस्कृति और सभ्यता रहा, पूरे यूरोप के लिए प्रेरणा का स्रोत था। वहीं से पूरे यूरोप का संस्कृति और सभ्यता पला बड़ा था, ठीक है ना। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद ये फ्रांस जो था, इंग्लैंड था और उसके बाद रूस था, ये तीनों मिला के ना हम यूनान को नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। 1827 ईस्वी में तीनों गोड़ा लंदन सम्मेलन में मिल करके क्या किया, ये प्लान बनाया कि हम लोग क्या करें, तुर्की के खिलाफ हम क्या करें, यूनान को सहायता दें, ठीक है ना, और तुर्की के खिलाफ लड़े। रूस ने क्या किया, 1827 ईस्वी में, बात समझे कि नहीं, 1827 ईस्वी में क्या किया, युद्ध शुरू कर देता है तुर्की के खिलाफ में। तुर्की को हेल्प करने वाला केवल एक देश था, मिस्र, इजिप्ट जिसका नाम था, ठीक है ना। तुर्की को इतना भयंकर मार मारा रूस। 1829 ईस्वी में तुर्की कह रहा है कि ये भाई हमारा मत मारब ज़्यादा, ठीक है ना। तो रूस बोला कि चुपचाप शांति से बैठ, ठीक है ना। तो ये बोला ठीक है हम समझौता कर लेते हैं, लेकिन ये समझौता रूस अपने पक्ष में कर रहा था। इसीलिए फ्रांस और ब्रिटेन दोनों बड़ा बोला ना, रूस का अपने पक्ष में नहीं होने देंगे, ठीक है ना, इसको पूर्ण रूप से स्वतंत्र कराओ, ठीक है ना। तो पूर्ण रूप से स्वतंत्रता कब मिला यूनान का? 1832 ईस्वी में। किस संधि के तहत? कुस्तुनतुनिया के संधि के तहत। 1829 ईस्वी में कौन सा संधि हुआ था? तो एड्रियानोपुल का संधि हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो तुर्की और रूस के बीच में हुआ था। बात समझ आया? क्यों? क्योंकि 1827 ईस्वी में रूस लड़ने आया हुआ था। किससे? तुर्की से। बढ़िया से कूचा था। कह रहा है क्या, यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तो तुर्की को। यूरोप का मरीज तुर्की को, क्योंकि 18वीं शताब्दी आते आते यूरोप जो ऑटोमन साम्राज्य था ना, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग गया। ऑटोमन साम्राज्य का मेन देश कौन था? तुर्की ही था। लॉर्ड वायरन का संबंध किस देश था? देखिए लॉर्ड वायरन जो थे ना, इंग्लैंड का कवि थे, लेकिन वो रह कहाँ रहे थे? यूनान में। यूनान के लोगों को बहुत पैसा वैसा से मतलब उनको हेल्प किए, लेकिन दुर्भाग्यवश 1824 ईस्वी में इनका, जैसे ही 1821 ईस्वी में शुरू होता है यूनानी स्वतंत्रता संग्राम, 3 वर्ष के बाद ये मर जाते हैं 1824 ईस्वी में। कहाँ पर मर जाते हैं? यूनान में। कोसुत का संबंध किससे था? तो देखिए कोसुत का संबंध बेसिकली किससे था, आपको बता दें हम, हंगरी से। कोसुत का संबंध किससे था? हंगरी से। दूसरा क्या कर रहा है कि फ्रैंकफर्ट संसद का गठन कब किया था? 18 मई 1848 ईस्वी को जर्मनी में किया गया था। मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? 1848 ईस्वी में। फ्रांस जब छींकता है तो सारे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है ना, ये कथन कहा गया था, मेटरनिक के द्वारा कहा गया था। ये मेटरनिक कहता था कि फ्रांस जब छींकता है ना तो पूरे यूरोप में सर्दी हो जाता है। और इस कथन का सत्यापन कब हो गया? 1830 ईस्वी की क्रांति में। ये कथन कहने का मतलब ये था ना कि फ्रांस में जब भी कोई क्रांति होता था, जब भी कोई घटना होता था, उसका देखा देखी पूरे यूरोप में फैल जाता था। इसीलिए कहता था इसको कौन? मेटरनिक, कि फ्रांस जब भी छींकता है पूरे यूरोप में सर्दी हो जाता है। कह रहा है कि रोमन संस्कृति और सभ्यता का मुख्य केंद्र कौन था? तो मुख्य केंद्र भाई साहब कौन था आपका? गलत वेटिकन सिटी। रोमन संस्कृति और सभ्यता का मुख्य केंद्र रोम था। रोमन संस्कृति और सभ्यता का मुख्य केंद्र रोम था। यूरोपियन संस्कृति और सभ्यता का मुख्य केंद्र यूनान होगा। रोमन संस्कृति और सभ्यता का मुख्य केंद्र रोम, यूरोपियन संस्कृति और सभ्यता का मुख्य केंद्र यूनान। इटली के एकीकरण में किन लोगों का योगदान महत्वपूर्ण था? तो इटली के मेजनी भी था, गरिबाल्डी भी था, काउंट काबरू भी था, सभी था। इटली के एकीकरण का तलवार किसको कहता था? देखिए इटली के एकीकरण का तलवार गरिबाल्डी को दिमाग या फिर राजनीतिज्ञ, ठीक है ना, काबूर को, और मेजनी को पैगंबर या मसीहा। समझ आया? इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा मेजनी को, तलवार गरिबाल्डी को, और दिमाग या राजनीतिज्ञ
काबूर को, काउंट काबूर को, ठीक है ना। विक्टर एमेनुअल को वही ना प्रधानमंत्री था। कहाँ तुम लोग याद करेगा यार। देखो कह रहा है क्या, इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता, इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता नेपोलियन को ही माना जाता है। इटली क्या पूरे यूरोप में लगभग लगभग किया था वहीं। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। 1810 ईस्वी में इटली में एक गुप्त संगठन का स्थापना किया गया था। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य छापामार युद्ध द्वारा राजतंत्र को समाप्त करना था, ठीक है ना। इटली का संबंध मतलब मेजनी का संबंध इसी से था, इसी का सदस्य था। बाद में वो खुद बना लिया। जैकोबिन का संबंध फ्रांस से था, ठीक है ना। आगे चलते हैं। लाल सेना ट्रॉट्स्की। इटली का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? इटली का एकीकरण 1870 में सेडोन के युद्ध के समय हुआ था। जैसे ही सेडोन के युद्ध हुआ, फ्रांस और प्रसा के बीच में, फ्रांस किसको हेल्प कर रहा था? यहाँ पर इटली में वहाँ के जो पोप था उसको हेल्प कर रहा था। जैसे ही 1870 का सेडोन का युद्ध हुआ, फ्रांस उधर से रोम से अपना सैनिक बुला लिया। सैनिक दिया हुआ था फ्रांस, जो इटली का राजधानी रोम था ना, वहाँ पर पोप का अधिकार था। इसीलिए वहाँ का जो विक्टर जो क्या नाम था उसका, विक्टर एमेनुअल था, वहाँ पर पोप के खिलाफ नहीं कुछ बोल रहा था। लेकिन 1870 ईस्वी में प्रसा क्या किया? आपको 1870 ईस्वी में फ्रांस के खिलाफ वॉर शुरू कर देता है, सेडोन का वार। तो क्या होता है, फ्रांस लड़ने लगता है प्रसा से और उधर से अपना सैनिक बुला लेता है। और उसका फायदा उठा करके विक्टर एमेनुअल क्या करता है, पोप के शासन को समाप्त कर देता है और पूरे इटली का एकीकरण करके खुद राजा बन जाता है। इसीलिए इटली का एकीकरण 1870 ईस्वी में। आप पूछेगा क्वेश्चन, इटली के एकीकरण का जो इटली के एकीकरण किसके मतलब किस युद्ध में छुपा हुआ था? तो 1870 ईस्वी के युद्ध में छुपा हुआ था। पूछेगा किसके एकीकरण में छुपा हुआ था? तो 1871 के जर्मनी के एकीकरण में छुपा हुआ था। 1870 का युद्ध नहीं होता तो फिर फ्रांस अपना सैनिक बुलाता, नहीं बुलाता तो फिर इटली एकीकरण होते रह जाता है, बात समझे। और विक्टर एमेनुअल कुछ नहीं कर पाता। गैरिबाल्डी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गैरिबाल्डी का जन्म जो हुआ था भाई साहब, गैरिबाल्डी बाद में आ गया था इटली में। इसका जन्म आई थिंक फ्रांस में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, बाद में इटली में आ गया था, ठीक है ना। फिर करा क्या, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से भाई साहब क्या था आपका, नाविक था। लेकिन बाद में क्या हो गया, वो किसान बन गया, ठीक है ना। तो पेशे से पहले, पेशे यहाँ पूछ रहा थी इसलिए यहाँ नाविक हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या करा है, लाल कुर्ती का स्थापना किसने किया था? देखिए लाल कुर्ती का स्थापना गैरिबाल्डी ने 1855-56 के करीब में किया हुआ था, ठीक है ना। गैरिबाल्डी ने किया था लाल कुर्ती का स्थापना, कहाँ पे? इटली में किया था, ठीक है ना। इसने स्वयंसेवक एवं सहायकों किसानों की सहायता से जो थे ना, ये लाल कुर्ती का गठन किया था। लोगों को बंदूक चलाना, तलवार चलाना जो है मुख्य रूप से इसमें सिखाया, ताकि हम युद्ध के बल पर क्या कर सके, इटली का एकीकरण कर सके, ठीक है ना। और दक्षिण इटली का एकीकरण भी किया, मतलब कि बाद में गया तब तो बाद में विक्टर एमेनुअल की वजह से वो छोड़ भी दिया, ठीक है ना। आगे चलो, फ्रेंड्स ऑफ इटली का संबंध किससे? देखिए फ्रेंड्स ऑफ इटली का जो स्थापना, ये भी एक संगठन का स्थापना था, जिसका स्थापना मेजनी ने 1852 ईस्वी में किया हुआ था। फ्रेंड्स ऑफ इटली, नया क्वेश्चन है, फ्रेंड्स ऑफ इटली का संबंध मेजनी का है, ठीक है ना। मेजनी ने क्या किया था? फ्रेंड्स ऑफ इटली संगठन का स्थापना किया था 1852 ईस्वी में, ठीक है ना। इसने दो और संगठन का स्थापना किया था, 1831 में यंग इटली, 1834 में यंग यूरोप। जैसे यंग इटली यहाँ का मेजनी, यंग इटली 1831, यंग इटली। जनता जनार्दन तथा इटली का नारा किसने दिया था? देखिए जनता जनार्दन तथा इटली का नारा मेजनी ने दिया था। काउंट काबूर किसका प्रधानमंत्री था? विक्टर एमेनुअल का। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए क्रीमिया का युद्ध 1854 ईस्वी में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, क्रीमिया का युद्ध 1854 ईस्वी में हुआ था, जो एक तरफ से रूस था, ठीक है ना, दूसरे तरफ से फ्रांस था, इंग्लैंड था, फ्रांस इंग्लैंड था, बात समझे कि नहीं। फ्रांस था और इंग्लैंड था, ये दोनों मिल करके फ्रांस इंग्लैंड और बेसिकली इसका जो क्रीमिया वाला युद्ध में ये दोनों साथ में मिल करके लड़ रहा था, जिसमें रूस बुरी तरह से हार गया हुआ था, ठीक है ना। कब? 1854 ईस्वी में। कहता क्रीमिया के कीचड़ में इटली का निर्माण हो गया। किसका सोच था? काउंट काबूर का सोच था। काउंट काबूर समझता था कि जो है ना, क्रीमिया के युद्ध में ही क्या होगा, इटली का क्या हो सकता है, आपका इसमें निर्माण हो सकता है। इसीलिए क्या किया, वो फ्रांस के तरफ से इसको हेल्प किया, ठीक है ना। यहाँ फ्रांस के हेल्प किया ताकि फ्रांस के साथ मिल करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ऑस्ट्रिया का प्रभाव है मुख्य रूप से इटली पर, उसका समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए गैरिबाल्डी के देशभक्ति से प्रभावित होकर किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी उसकी जीवनी लिखी थी? देखिए गैरिबाल्डी के इतने व्यक्ति, इतना बेहतरीन आदमी था, ठीक है ना, वो अपने देश के लिए बहुत कुछ किया और लास्ट में यहाँ तक कि अपना पूरा धन उन सब न्यौछावर करके अपने खुद एक किसान के भांति जीवन व्यतीत करने लगा। और इसके इस त्याग को देख करके हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उसके नाम पर क्या लिखे, उस पर क्या लिखे, जीवनी लिख दिए, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लाला लाजपत राय।
इटली का एकीकरण किस युद्ध के साथ पूरा हुआ था? तो इटली का एकीकरण सेडान के युद्ध 1870 में हुआ था। जर्मनी कितने छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था? तो जर्मनी भाई साहब कितने छोटे बड़े राज्य में विभाजित था? 300। डाइट किस देश का संसद का नाम था? ठीक है ना, तो डाइट किसका था? जर्मनी का था। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य रूप से किसका योगदान था? जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान था। जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार भी किसको कहा जाता है? बिस्मार्क को। जर्मनी के एकीकरण का मसीहा भी कहा जाता है बिस्मार्क को। जर्मनी के एकीकरण का राजनीतिज्ञ कहा जाता है विलियम प्रथम को। ठीक है ना, जब फ्रेडरिक विलियम जो था ना, ये प्रसा का बेसिकली जर्मनी के एकीकरण प्रसा के नेतृत्व में हुआ था। जर्मनी लगभग टोटल कितना राज्य था? 39 राज्य था, जिसमें से प्रसा जो था ना, इसका क्षेत्र बहुत बड़ा था। इसी के लीडरशिप में क्या किया गया? पूरे इटली का जर्मनी का एकीकरण किया गया। क्वेश्चन पूछेगा किस के नेतृत्व में पूरे जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो प्रसा के नेतृत्व में। इटली का नेतृत्व किसके नेतृत्व में इटली का एकीकरण हुआ? तो सार्डिनिया पिडमाउंट के नेतृत्व में। ठीक है ना, सार्डिनिया पिडमाउंट का ही राजा था विक्टर इमैनुअल। अब प्रसा का ही राजा था कौन? विलियम प्रथम। ठीक है ना, पहले राजा था फ्रेडरिक विलियम, लेकिन ये चाहता था क्या? ये चाहता था इटली के एकीकरण, मतलब कि ये अपने पक्ष में ये चाहता ही नहीं था कि इटली का एकीकरण हो सके। बात समझे कि नहीं? इसीलिए जब इसका मरने के बाद जो है ना, फ्रेडरिक विलियम जब बना, कहाँ का प्रधानमंत्री बनता है? फ्रेडरिक विलियम बनता है भाई साहब आपका प्रसा का राजा बनता है। यहाँ विलियम प्रथम बनता है प्रसा का राजा। और 1862 ईस्वी में क्या करता है? वो क्या करता है? बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री बनाता है। ठीक है ना, और 1864 ईस्वी में बिस्मार्क क्या था? डेनमार्क का, 1866 ईस्वी में सेडेवा का, 1870 ईस्वी में सेडोन का 3 गो युद्ध लड़ा और पूरा का पूरा जर्मनी का एकीकरण कर दिया, बवाल मचा दिया। ठीक है ना, जर्मन राइन राजसंघ का निर्माण कब हुआ था? 1806 में। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। ठीक है ना, और भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है ना, वल्लभ भाई पटेल को। आगे चलिए, क्वेश्चन क्या करा? डेनमार्क युद्ध डेनमार्क एवं प्रसा के बीच किस वर्ष हुआ था? तो अभी जस्ट बोले डेनमार्क जो युद्ध हुआ था भाई साहब, डेनमार्क युद्ध प्रसा एवं प्रसा के बीच कब हुआ था? 1864 ईस्वी में हुआ था। देखिए, डेनमार्क युद्ध 1864 ईस्वी में हुआ भाई साहब। ठीक है ना, और डेनमार्क युग में 2 स्टेट को स्वतंत्र कराया गया, एक तो होल्डस्टीन और सेल्सविक। ठीक है ना, ऑस्ट्रिया जो बिस्मार्क बड़ी तेज था। ठीक है ना, डेनमार्क से लड़ना था तो जो प्रसा यानी बिस्मार्क था ना, ऑस्ट्रिया से मिल गया। ऑस्ट्रिया के बोला सुनो ना, हम दोनों गोड़ा मिल के लड़ लिया जाए। ठीक है ना, डेनमार्क के 2 जो हमारा राज्य लिया है ना, दोनों ले लिया जाए, होल्डस्टीन और सेल्सविक। ठीक है ना, ये क्या करेंगे? सेल्सविक हम ले लेंगे, होल्डस्टीन में तुम ले लेना। ठीक है ना, ये दोनों दोनों बांट लेता। तो प्रसा वाला सोचा, ऑस्ट्रिया सोचा ठीक है को हराए। ठीक है ना, दोनों गोड़ा मिल के ले लिया। ठीक है ना, और होल्डस्टीन जो था ना, किसको दे दिया? ऑस्ट्रिया को दे दिया, जबकि होल्डस्टीन ऑस्ट्रिया से बहुत दूर था। अब बाद में 1866 में बिस्मार्क सोचा हाँ अब मौका आ गया किसको हराने के लिए? अब ऑस्ट्रिया से होल्डस्टीन लेने के लिए। तो फ्रांस से जाके मिल गया, बड़ी तेज था बिस्मार्क। जब डेनमार्क को हराना था तो ऑस्ट्रिया से मिल गया, ऑस्ट्रिया को हराना था तो फ्रांस से मिल गया, और जब फ्रांस को हराना था, ठीक है ना, तो अकेले मिल करके खूब मजबूत हो गया, फ्रांस को लतिया दिया बाद में जाकर के। ठीक है ना, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में 1838 ईस्वी के करीब में हुआ था, इसी के दशक में हुआ था। सेडान का युद्ध किसकी हार हुई थी? तो सेडान के युद्ध में भाई साहब फ्रांस का हार हुआ था। ठीक है ना, 18 जनवरी 1871 को जर्मनी का सम्राट किसको बनाया गया था? तो 18 जनवरी 1871 को जर्मनी का सम्राट विलियम प्रथम को बनाया गया। बात समझ आया? करेगा, जर्मनी का एकीकरण किसके संधि के साथ हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण भाई साहब फ्रैंकफर्ट की संधि के साथ हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि के साथ हुआ था। जर्मनी का एकीकरण किसके संधि के साथ? फ्रैंकफर्ट की संधि। कब हुआ था? 1871 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था, जनवरी 1871 में। फिर पूछा क्या, मानव सभ्यता का पालना किसको कहता है? देखिए, मानव सभ्यता का पालना पूछा था एशिया को, लेकिन मानव का पालना पूछेगा तो अफ्रीका को। ठीक है ना, और यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को। ठीक है ना, मानव का पालना किसे? अफ्रीका को। गॉड सेव माई नोबेल किंग, ये कहाँ का राष्ट्रीय गीत है? ठीक है ना, ये राष्ट्रीय गान है बेसिकली ये कहाँ का है आपका? ये आपका गॉड सेव माई नोबेल किंग। ओ माई गॉड, ये चारों में से कहीं का नहीं है। गॉड सेव माई नोबेल किंग भाई साहब ये इंग्लैंड का है, ये चारों में से किसी का नहीं है। ये हम ही खुद सेट किए हुए हैं, इसमें ऑप्शने नहीं दिए हुए हैं। सॉरी। देखो, जितने भी कोचिंग वाले बच्चे होंगे, जरूर तुम लोग यहाँ पर क्या करोगे, कमेंट में आकर दिखोगे तुम कितने क्वेश्चन सही मारे हो। ठीक है ना, जितने बच्चे होंगे सब कोई ये एक वीडियो अब तुम मारे होगे, तुमको पता ही होगा। हालांकि रिजल्ट तो हम सोमवार को देंगे ही, ठीक है ना, बट थोड़ा सा यहाँ पर टैग करना कितने तुम लोग बनाए हो। एशिया का मरीज किसको कहा जाता है? चीन को कहा जाता है। और यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ठीक है ना, देखिए, कार्लसबाद का आदेश किस वर्ष पारित किया गया था? कार्लसबाद का आदेश 1815 ईस्वी में पारित किया गया था। कार्लसबाद
कार्लसबाद का आदेश जो है भाई साहब 1815 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था, तो आपका मेटरनिक के द्वारा किया गया था। मेटरनिक के द्वारा किया गया था। इटली के एकीकरण का दिमाग या राजनीति किसको कहा जाता है, इटली के एकीकरण का दिमाग या राजनीति काबुल को कहा जाता है। इटली के एकीकरण का पैगंबर किसको कहा जाता है, मेजनी को। इटली के एकीकरण का वास्तुकार किसको कहा जाता है, तो बिस्मार्क को कहा जाता है। इतना क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल समझ आ ही गया होगा, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो ये था आपका टोटल फर्स्ट चैप्टर का टोटल जो है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको यहाँ तक आप जो पढ़े होंगे, अगर आप लोग मान लीजिए कोचिंग में पढ़े होंगे या फिर आप ऑब्जेक्टिव याद किए होंगे, तो आपको पता ही चला होगा। और आपको कितना क्वेश्चंस आपको याद था ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और बताइए, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक नोट्स अगर आप नहीं लिखे होंगे, नहीं बनाए होंगे, आप कुछ आपको नया मिला होगा, तो आप ज़रूर नोट डाउन कीजिए कॉपी में और उसको थोड़ा सा आप एक बार रिवाइज कीजिए, जिससे आपका टोटल जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। आई होप कि बहुत अच्छे से आप लोग पढ़े होंगे, याद भी किए होंगे, लेकिन कुछ नया मिल रहा है तो उसको जरूर सीखने का प्रयास कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपलसरी सब्सक्राइब कीजिए। 10th क्लास के रिलेटेड जितने भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर जो होगा हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है ना। तो आपके जितने भी दोस्त होंगे जो 10th क्लास के बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास भी शेयर कीजिए भाई साहब, जिससे हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट में आप अच्छा जो है कमेंट कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और भी आगे हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो आपको क्या करते रहे, शेयर करते रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर आप जो लाइक्स इस पर जो है 100 लाइक्स को आप लोग क्या कीजिए, पार कीजिए। इससे तुरंत हम क्या करेंगे, इसका जो है दूसरा चैप्टर है, इसका दूसरा पार्ट, इसका दूसरा चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव के साथ वीडियो लाएंगे और एक एक करके हम धीरे धीरे लाते ही रहेंगे, ठीक है ना। बट आप थोड़ा सा हेल्प तो करो यार, सबको ही मिल करके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।